दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख कीपिंग द पीस ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख यूएस रेडी विलिंग टू मीडिएट ट्रंप ऑन रेजिंग इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। भारत चीन सीमा विवाद। बीते कुछ सप्ताह से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। 5 से 6 मई के बीच पेंगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे और 9 मई को उत्तरी सिक्किम के नाकुला में दोनों सेनाओं के बीच झड़प की वारदात सामने आई थी। इसके बाद भी इस तरह की वारदातों में कमी नहीं आई। कभी पेंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे पर स्थित गालवान घाटी में, तो कभी चांग चेनमो नदी घाटी और डेमचोक में दोनों सेनाओं के बीच आमना सामना जैसी खबरें आईं। एलएसी के आसपास के क्षेत्रों, खासकर उत्तराखंड के सेंट्रल सेक्टर में फौजी गतिविधियों में वृद्धि की भी खबरें आती रहीं। इतना ही नहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार रहने के भी निर्देश दे दिए थे, जिसे एक तरह से युद्ध का संकेत माना जाने लगा। इस तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत चीन सीमा विवाद पर मध्यस्थता करने की पेशकश की, जिसे चीन ने साफ तौर पर नकार दिया। चीन का कहना है कि चीन और भारत के बीच मध्यस्थता के लिए किसी तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं है, जबकि भारतीय पक्ष का कहना है कि भारत चीन के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही राष्ट्र की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृढ़ संकल्प को पूरा करने की दिशा में भी भारत अग्रसर है। भारतीय सैनिकों ने सीमा प्रबंधन के प्रति काफी जिम्मेदारी भरा रुख अख्तियार किया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर कोई विवाद देखने को मिल रहा है। पहले भी दोनों देश कई बार ऐसे विवादों में उलझ चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर इन विवादों के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। भारत और चीन के बीच हो रहे सीमा विवाद की क्या वजहें हैं। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर झड़प होती रहती है। इन विवादों के इतर ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां दोनों देशों के मध्य सहयोगात्मक रिश्ता है। विवादों के समाधान की क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, आइए विचार करते हैं। सबसे पहले फौरी नज़र डालते हैं भारत चीन संबंधों की पृष्ठभूमि पर। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने और 1949 में चीन में कुओमिंतांग सरकार के पतन के बाद माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना के साथ ही दोनों देशों के बीच संबंधों की एक नई शुरुआत हुई थी। भारत ही ऐसा पहला गैर साम्यवादी देश था जिसने चीन को राजनीतिक मान्यता दिलाने में मदद की और संयुक्त राष्ट्र संघ में उसे मान्यता दिलाने की भी कोशिश की। इससे दोनों देशों के संबंधों में प्रगाढ़ता आई। 1954 में भारत एवं चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था और उसी वर्ष चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए थे। इसके बाद 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन की यात्रा पर गए, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊर्जा मिली। 1955 में बांडुंग सम्मेलन में दोनों देशों ने एक दूसरे को पूर्ण सहयोग दिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही साल 1957 की शुरुआत हुई, दोनों देशों के हिंदी चीनी भाई भाई सरीखे संबंधों में दरार आने लगी। इस दरार की वजह सीमा विवाद और तिब्बत समस्या थे। भारत ने 1954 में हुए पंचशील समझौते में चीन के तिब्बत पर अधिकार को स्वीकार कर लिया था, किंतु तिब्बत में चीनी प्रशासन के दमन का समर्थन भारत सरकार नहीं कर सकी और इसी के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आनी शुरू हो गई। 20 अक्टूबर 1962 को भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में लद्दाख की सीमा पर आक्रमण कर चीन ने जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। दलाई लामा को शरण देने का कारण तो इस युद्ध का एक बहाना मात्र था। चीन इस आक्रमण के जरिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था और भारत को कमजोर साबित करना चाहता था। इसके बाद 1965 एवं 1971 के भारत पाक युद्ध में भी उसने पीछे से पाकिस्तान का साथ देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई स्तरों पर संबंधों को सुधारने के प्रयास किए गए, लेकिन चीन का रवैया भारत के प्रति कभी भी सकारात्मक नहीं रहा। चीन दक्षिण एशिया में भारतीय प्रभाव को कम करने के दृष्टिकोण से पाकिस्तान के साथ सैन्य साझेदारी को नए आयाम तक पहुंचाने के साथ साथ भारत के अन्य पड़ोसियों मसलन श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के साथ भी सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। इसके अलावा चीन ने कई बार सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा कहने की भी कोशिश की। तो आइए रुख करते हैं सालों पुराने भारत चीन सीमा विवाद की तरफ।
दुनिया भर में मौजूदा वक्त में जितने भी सीमा विवाद हैं, उनमें से अधिकतर ब्रितानी विरासत की देन है। ब्रिटेन को जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्य के विघटन का एहसास होने लगा, तो उसने अनिश्चित सीमाओं के साथ राष्ट्रों को अपने चंगुल से मुक्त करना शुरू कर दिया था। स्वतंत्र हुए राष्ट्रों में केवल राजनीतिक स्तर पर ताकतों का डीकोलोनाइजेशन हुआ था, मानचित्रों का नहीं। वेनेजुएला गुयाना सीमा पर विवाद, डुरंड रेखा के मुद्दे पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच असहमति, काला पानी त्रिकोण विवाद, रोहिंग्याओं को लेकर म्यांमार बांग्लादेश का झगड़ा, इजराइल पैलेस्टीन लेगेसी कॉन्फ्लिक्ट, साइप्रस को लेकर ग्रीस और तुर्की के बीच सहमति न होना, मलेशिया और फिलीपींस के बीच टेरिटोरियल डिस्प्यूट और भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद के मतभेद और मैकमोहन रेखा को लेकर भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध औपनिवेशिक विरासत में मिले विवादों के उदाहरण हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ वाले उन क्षेत्रों में फेस ऑफ और स्टैंड ऑफ की स्थिति पैदा होती रहती है, जहां भारत और चीन दोनों ही लाइन पर दावा करते हैं। इसका सबसे अहम कारण है LAC का अभी तक सीमांकन न हो पाना। भारत और चीन के बीच इस विवादित सीमा को दरअसल LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। गौरतलब है कि चीन और भारत एक दूसरे के साथ लगभग 3,488 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करते हैं। भारत LAC की लंबाई 3,488 किलोमीटर होने का दावा करता है, लेकिन चीन इसे लगभग 2,000 किलोमीटर ही मानता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्य एवं लद्दाख ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा चीन से लगती है। ये 3 सेक्टर्स में बटे हुए हैं: वेस्टर्न सेक्टर यानी लद्दाख, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड और ईस्टर्न सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कई इलाकों को लेकर विवाद के चलते दोनों देशों के बीच अभी तक सीमांकन नहीं हो पाया है। अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के इरादे से चीन ने 1962 की लड़ाई के बाद से ही लद्दाख के सामरिक दृष्टि से अहम उन इलाकों पर कब्जा बनाए रखा जो उसे अक्साई चिन और NH-219 तक पहुंचने से रोकते थे। तो आइए जानते हैं दोनों देशों के बीच के लद्दाख वाले विवादित क्षेत्र के सामरिक महत्व के बारे में। भारत के उत्तर में लद्दाख की अवस्थिति है। दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील के रूप में जानी जाने वाली पैंगोंग त्सो झील लद्दाख में ही स्थित है। इस झील का 1/3 हिस्सा भारत जबकि 2/3 हिस्सा चीन के नियंत्रण में आता है। भारत के नियंत्रण में इसका 45 किलोमीटर का पश्चिम भाग, जबकि शेष चीन के नियंत्रण में आता है। पैंगोंग त्सो दरअसल चुशुल के रास्ते में पड़ता है और LAC इसी झील से होकर गुजरती है। चुशुल एक गांव है जो बॉर्डर से 15 मील दूर है। 1962 के युद्ध में चीन ने इसी चुशुल में बड़ा हमला किया था। चुशुल घाटी के दक्षिण पूर्व प्रवेश पर स्थित रेजांगला दर्रे में भारतीय सेना ने चीनी सेना का डटकर सामना किया था, जिसमें कई जवान शहीद हुए थे। भारत और चीन के संबंधों में सीमा को लेकर चल रही मौजूदा तनातनी के बीच चीन इस चुशुल अप्रोच का उपयोग भारत में घुसने के लिए कर सकता है। पैंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे पर कई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिन्हें फिंगर्स कहा जाता है। भारत के नियंत्रण में फिंगर 4 तक का इलाका आता है, लेकिन LAC पर सिरीजब तक फिंगर 8 तक भारतीय सैनिक गश्त करते रहे हैं। फिंगर 8 पर चीन की चौकी है, लेकिन वह फिंगर 2 तक के इलाके पर अपना दावा करता है। इतना ही नहीं, चीन ने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान फिंगर 5 तक अपनी सड़क बना ली थी। पूर्वी लद्दाख में भारत ने बीते साल दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी यानी DBO सड़क के निर्माण को पूरा कर लिया था। यह सड़क लेह को कराकोरम दर्रे से जोड़ती है। 16,000 फीट पर भारत ने DBO में एक हवाई पट्टी का भी निर्माण करवाया है। सियाचिन ग्लेशियर के पूरब में सब सेक्टर नॉर्थ है। यह एकमात्र ऐसा इलाका है जिससे होकर भारत से सीधे अक्साई चिन पहुंचा जा सकता है। भारत ने 2007 में सब सेक्टर नॉर्थ तक 2 सड़कों के निर्माण का काम शुरू किया था। पहली सड़क नुब्रा नदी घाटी में सोसोमा से शुरू होकर सासरला दर्रे से गुजरती है, जबकि दूसरी सड़क श्योक नदी घाटी के साथ साथ दुर्बुक से शुरू होकर मुर्गो और देसपांग से होकर जाती है। यह सड़क श्योक नदी घाटी की पहाड़ियों से होती हुई LAC के समानांतर चलती हुई मुर्गो तक जाती है। गौरतलब है कि श्योक और गालवान नदियों का संगम LAC से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अक्साई चिन तक पहुंचने का दूसरा रास्ता चांग चेनमो नदी घाटी से होकर जाता है, जिसके अंतिम छोर में हॉट स्प्रिंग चौकी है। इस इलाके में चांग चेनमो नदी के समानांतर लुकुंग से शुरू होते हुए फोब्रांग मार्सिमिक ला के जरिए एक सड़क बनाई गई है।
यहाँ से एक सड़क फोब्रांग से निकलकर अनेला दर्रे की तरफ जाती है। यह दर्रा साल भर खुला रहता है। इसके अलावा सिंधु घाटी के नगारी में चीन का फौजी अड्डा है, जहाँ एक एयरफील्ड भी है। NH-219 नगारी से ही होकर गुजरता है। यह डेम चौक से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में सवाल है कि मौजूदा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों को क्या करना चाहिए। दरअसल कुछ बाहरी मामलों ने भी दोनों देशों के बीच पनपे हालिया तनाव को बढ़ाने में योगदान दिया है। चीन और अमेरिका के बीच 1.5 साल से जारी ट्रेड वॉर, हांगकांग में विद्रोही गतिविधियां और अब कोरोना वायरस के आतंक ने लगभग शीत युद्ध जैसी शक्ल अख्तियार कर ली थी। बीते कई सालों से भारत के व्यापारिक रिश्ते अमेरिका और चीन दोनों के साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन दुनिया की नंबर 1 बनने की होड़ से अमेरिका चीन के बीच पैदा हुई कटुता का शिकार एक हद तक भारत भी हुआ है। 2017 में हुई डोकलाम जैसी स्थिति फिर से न पनप जाए, इसके लिए दोनों देशों के बीच अब राजनयिक और राजनीतिक स्तर पर पहल की जरूरत है। बार बार के सीमा विवाद से बचने के लिए यह भी जरूरी हो गया है कि भारत और चीन आपसी सीमा को अब स्थायी रूप देने के लिए सकारात्मक रुख अपनाएं। अपने सीमा विवाद को किनारे करते हुए दोनों देशों को आपसी सौहार्द बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए, ताकि व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते में कोई दरार न आए। ब्रिगेड कमांडरों के बीच होने वाली फ्लैग मीटिंग अभी तक दोनों देशों के बीच होने वाले गतिरोध की स्थिति को समाप्त करने में सफल नहीं हो पाई। ऐसे में दोनों पक्षों के लिए तत्काल प्राथमिकता मौजूदा चैनलों का उपयोग करना और विवाद के मद्देनज़र उठाए गए कदमों को वापस लेना है। इसके अलावा दोनों देशों को एक दूसरे के दावों को बेहतर ढंग से समझने और सीमा विवाद जैसी गतिविधियों पर काबू पाने की दिशा में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जैसी कोशिशें अख्तियार करनी चाहिए। साथ ही पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को गति देने की दिशा में भारत और चीन दोनों को ही अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय को बढ़ाने पर बल देना चाहिए। इसके लिए दोनों देशों को आपसी मतभेदों का उचित प्रबंधन करना होगा। ऐसे में देखते हैं कि क्या हो आगे की राह। चीन और भारत दोनों को ही पता है कि किसी भी तरह के सीमा विवाद का हल युद्ध नहीं बल्कि एक ऑर्डिनरी एडजस्टमेंट ही है। इस समायोजन के साथ ही दोनों देशों को LAC का उपयोग करना होगा। केवल समझौता ही ऐसा कदम है जो LAC पर मतभेद को खत्म कर सकता है। आगामी समय में किसी भी तरह के सीमा विवाद से बचने के लिए जरूरी है कि दोनों देशों के बीच की सीमाओं को परिभाषित किया जाए और उनका सीमांकन और परिसीमन किया जाए। मौजूदा वक्त में पूरा विश्व कोरोना महामारी के प्रकोप से जूझ रहा है। कई देशों की स्वास्थ्य एवं आर्थिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा रही हैं। भारत की स्थिति भी कोरोना से काफ़ी बदहाल हो गई है। ऐसे में जरूरी है कि सभी देश आपसी सौहार्द को बरकरार रखते हुए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे की यथासंभव मदद करें। इस दिशा में भारत और चीन को भी चाहिए कि वे मौजूदा रणनीतिक अंतर को कम करें, आपसी मतभेदों को कम करने की दिशा में काम करें, ताकि आपसी संबंधों को और बेहतर बनाया जा सके। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वर्तमान परिदृश्य के आलोक में इस विवाद के अहम कारणों पर चर्चा कीजिए। मौजूदा विवादित क्षेत्र दोनों देशों के लिए किस तरह सामरिक रूप से अहम है, इस बात की भी पुष्टि कीजिए।